24 लाख करोड़ की संपत्ति जो है 3.5 लाख करोड़ में यदि आप किसी को देते हो तो मुझे आप बताओ, ऑपरेशनल क्रेडिटर जिनके पैसे अटके थे क्या उनके पैसे उनको रिकवर हुए? क्या फाइनेंशियल क्रेडिटर जो थे उनके पैसे उनको मिले? यदि नहीं मिले तो ये 90% का जो हेयर कट हुआ है 90% का, इसकी भरपाई कौन करेगा? राकेश वाधवान जी एक मोहरा है। इसके साथ साथ में आप स्टार बाज़ार से बिग बाज़ार, बिग बाज़ार से स्टार बाज़ार, पीरामल, उसके बाद रुचि सोया, ऐसे आलोक इंडस्ट्रीज़, वीडियोकॉन, सुपर बिल्टेक, ऐसे आप देखेंगे आपको हजारों की संख्या में लोग मिलेंगे जिनको प्रताड़ित करने का काम एनसीएलटी के माध्यम से किया जा रहा है। आशीष भाई, मैं देख रहा हूँ आप लगातार आईबीसी हो, एचडीआईएल के संबंध में पत्र व्यवहार कर रहे हो, आप एफआईआर की मांग कर रहे हो। आईबीसी से लाखों करोड़ों का नुकसान नेशनलाइज बैंक को हुआ है, घोटाला हुआ है, ऐसा आपका आरोप है। ईडी सीबीआई की रेड 2 करोड़ के लिए पड़ जाती है, 20-50 करोड़, 1000 करोड़ के लिए पड़ जाती है। ये आईबीसी के संबंध में तो मैंने नहीं देखा आज तक। यही मसला है कि जिस प्रकार से आईबीसी 2016 का दुरुपयोग एनसीएलटी के माध्यम से किया जा रहा है, आप छोटे लोगों को 10 लाख 20 लाख के लिए आप उनके बैंक कपड़े उतारने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसी जगह पे जहाँ पे लाखों करोड़ की लूट होती है उसे यूं ही बैंक के जो बड़े अधिकारी हैं वो आंख बंद करके देखते रहते, मूक दर्शक बन के देखते रहते हैं और लाखों करोड़ की लूट यूं ही हो जाती है। आपने एचडीआईएल का बहुत जोरों से जिक्र किया है अपने लेटर्स में। एचडीआईएल के बारे में आपको क्या जानकारी है? क्योंकि मैं जितना मुझे मालूम है, मैंने देखा हूँ कि जब बैंक्रप्सी में लोग चले जाते हैं, बैंकों के पैसे लोग लेके भाग जाते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। लेकिन जितना मुझे जानकारी है, एचडीआईएल के जो प्रमोटर थे राकेश वाधवान जी, वो नहीं भागे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले ना इस पूरी प्रक्रिया को समझना होगा। आईबीसी 2016 जो है वो लाने का सरकार का उद्देश्य क्या था? जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा तो साफ थी कि आईबीसी को लाया जाए। 2016 में जब इसको लाया गया तो उनके लाने के पीछे मंशा थी कि जो व्यापारी किन्हीं किन्हीं कारणों की वजह से उनकी कंपनी लड़खड़ा जाती है अगर किसी कारणवश, तो वापस से किस प्रकार से उसको सरकारी सहायता मुहैया करा के वापस से उसे दिवालिया होने से बचाया जा सके। सरकार का उद्देश्य मात्र इतना था। अब लेकिन उसके नीचे हुआ क्या कि जब फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, इन सभी लोगों के मेहनत के पैसे और आम लोगों के पैसे जब दांव पे लगे थे, तो ऐसी प्रक्रियाओं में आईबीसी के माध्यम से जब कंपनियां एनसीएलटी में गई, वहां पर जो पहले आईआरपी नियुक्त होते हैं, फिर आरपी नियुक्त किए जाते हैं, फिर उसके बाद आप देखेंगे वैल्यूएशन करने के लिए उसके वैल्यूअर्स की नियुक्ति की जाती है। लेकिन अगर ये पॉइंट बाय पॉइंट देखा जाए तो सबसे बड़ा खेल यहीं पे हुआ। आईआरपी जो नियुक्त हुआ, उसके बाद जो आरपी को नियुक्त किया गया, आरपी ने अपने पद का टोटली दुरुपयोग किया। आप एचडीआईएल के संबंध में बोल रहे हो? एचडीआईएल तो एक प्रकरण है। yes. मैंने जो मुद्दा उठाया है वो एचडीआईएल, आपको एक उदाहरण के तौर पे दिखा रहा हूं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, मैं आपको एक एक क्रमशः बताते रहूंगा तो आपको ध्यान होगा। अब इसमें आरपी की जो भूमिका होनी चाहिए थी, आरपी का रोल ये होता है कि किसी भी कंपनी के लिए यदि वो दिवालिया होने की कगार पे है तो उस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मार्केट से कैसे क्रिएट हो सके। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे का कारण ये है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और भी जो अदर क्रेडिटर्स होते हैं, उनके पैसे जो है वो दांव पे लगे होते हैं। अब आप समझ लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर किसी कंपनी के ऊपर 100 रुपये का दांव लगाया, 100 रुपया किसी ने फाइनेंस किया है किसी कंपनी को। अब वो 100 रुपया जब फाइनेंस किया गया है कंपनी को, और मतलब कि 100 रुपया लोगों को रिटर्न देना है हमको। बिल्कुल। अब ऐसा होता है एनसीएलटी की प्रक्रिया में और एचडीआईएल के प्रकरण में ऐसा हुआ है कि जिनके लिक्विडेशन की वैल्यू 6,500 करोड़ की उनकी असेट थी,
वो प्रॉपर्टी को कौड़ियों के भाव में उठा के किन्हीं अपने संस्थाओं के माध्यम से दुरुपयोग करके वैल्यूएशन घटा के वोटिंग परसेंटेज को बढ़ा के, अब ये वोटिंग परसेंटेज ये सब बढ़े कैसे? अब मान लीजिए 10 जगह पे प्रॉपर्टी है, एक है बांद्रा की प्रॉपर्टी, एक है मीरा रोड की प्रॉपर्टी, एक है वीरार की प्रॉपर्टी, एक है सहाड़ की प्रॉपर्टी। अगर इतनी जगह की संपत्तियां हैं, ये संपत्तियों का मूल्य एक समान कैसे हो सकता है? बिल्कुल। तो इसमें जो खेल खेला गया, इसमें यही खेल खेला गया कि आरपी की आंखों के सामने इस प्रकार की घटनाएं होती रहीं। और एचडीआईएल के प्रकरण की जब आप बात करते हो तो मैं वो इसलिए कह रहा हूं कि इसमें 2 लोगों की नियुक्ति, मैं नाम लेके बताना चाहता हूं कि आरपी अभय मनुधाने जिनकी नियुक्ति की ये थी, एक अनिल काकोड़े, दूसरे राकेश नरूला, ये दोनों लोगों को जो वैल्यूएशन करने के लिए चुना गया, ये प्लांट और मशीनरी के डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे। इनका तो इसमें कोई संबंध ही नहीं होता। मतलब ये तो वही कहावत हो गई कि रिक्शा चलाने वाले को आप हेलीकॉप्टर चलाने के लिए भेज दो। कितना बड़ा ये रिस्क है। ठीक इसी तरीके का रिस्क हुआ कि प्रमोटर्स को आप बाहर निकाल कर इन द सेंस उन्हें पदमुक्त कर कर आरपी ने चार्ज अपने हाथ में लिया। चार्ज हाथ में लेने के बाद प्लांट और मशीनरी वाला, जिसका खुद का प्लांट और मशीनरी का भी, ये भी एक बहुत बड़ा दुरुपयोग है। मैं आपको दिखाऊंगा वो डॉक्यूमेंट्स कि प्लांट मशीनरी वाले को जिसका अनुभव है उसको आप रियल इस्टेट का वैल्यूएशन करने के लिए दे रहे हैं और फेयर वैल्यू हर जगह पे वो जीरो शो करके, जिसकी संपत्ति 6,500 करोड़ की सामने दिख रही है, माना जा रहा है, उसको 600 करोड़ में सौदे। और इसके अंदर आप देखेंगे जेडे एग्रीकल्चर जिनके साथ में 58 करोड़ का सौदा किया गया, 58 करोड़ का। ऐसे नए नए लोगों को फाइनेंशियल क्रेडिटर दिखाया गया। इसके अंदर सुरक्षा की जो डायरेक्टर थे उनकी धर्मपत्नी ख्याति जी, उनको भी फाइनेंशियल क्रेडिटर के रूप में दिखाकर उनको प्रॉपर्टी के 3 जो प्रोजेक्ट थे वो हैंडओवर कर दिए गए। ये तो गजब का खेल खेला आपने। और अब रही बात, आपने जब कहा कि रियल एस्टेट से रिलेटेड मैंने एचडीआईएल के प्रकरण को क्यों उठाया, एचडीआईएल के प्रकरण में ये चीज़ें साफ उभर के दिख के आती हैं कि बांद्रा के बीकेसी के प्रोजेक्ट के अंदर जिस प्रकार से धांधलेबाजी हुई है, 12 लाख स्क्वायर फीट की ज़मीन को जिस तरीके से कौड़ियों के भाव में दिया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। और ये एक व्यापारियों के साथ में नहीं, इसी तरीके से हर व्यापारियों को मारा जा रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि किसी भी प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए बैंक और फाइनेंसर पैसे लगाते हैं। ये मतलब आप ये कह सकते हैं कि एनसीएलटी, आईबीसी, एनसीएलटी, ये सब चीज़ों का दुरुपयोग किया जा रहा है, फाइनेंशियली ऑर्गेनाइज क्राइम किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो एक मेहनत करके एक कोई भी व्यापारी कंपनी बनाता है, हजारों करोड़ की कंपनी बनाता है, वो कंपनी की वैल्यू 0 हो जाती है और जो दूसरी कंपनियां रहती है जिसकी वैल्यू 0 रहती है वो हजारों करोड़ में पहुंच जाती है। मतलब व्यापारियों को बर्बाद किया जा रहा है इन शॉर्ट। देखिए, इसमें समझने वाली बात है वो ये है कि कंपनियों को बर्बाद करने की जब बात आती है तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। जैसा कि मैंने भी सुरक्षा का जो नाम लिया, 3 प्रोजेक्ट जो दिए गए, इसी तरीके से आप बांद्रा में जाएंगे बीकेसी का, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, बुद्धापुर बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड को यूं ही संपत्तियाँ हैंडओवर नहीं की गई। उन्होंने इस तरह किया कि कमर्शियल सीओसी के कमर्शियल विजडम का मिसयूज़ किया गया, कमर्शियल माइंड का इस्तेमाल नहीं करके करप्शन करने के माइंड के तहत उद्देश्य से ही इस काम को अंजाम दिया गया। यही कारण था कि सिस्टर पेरेंट सिबलिंग कंपनी आती है और वो फाइनेंशियल क्रेडिटर के रूप में साथ में खड़ी होती है और वही एनसीएलटी में जाती है और बाद में उसी प्रोजेक्ट को उन्हीं के परिवार में या उन्हीं के सगे संबंधी या उन्हीं से जुड़ी हुई कंपनियों को कौड़ियों के दाम में हैंडओवर कर दिया जाता है। ये है सच्चाई। और इसमें यदि सबसे बड़ा दोष किसी का है तो आरपी के रोल का है। अब आरपी के रोल के साथ साथ में मैं आपको एक बात बताता हूँ। उदाहरण के तौर पे द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, आपने देखा था?
सुना था ना उस बारे में। बिल्कुल। ठीक उसी तरीके से आज हमारे भारत में एनसीएलटी के प्रक्रिया के माध्यम से लक्ष्मी का चीरहरण किया जा रहा है, और ये खुली लूट जो है हम आप जैसे लोगों को उठाने की बहुत आवश्यकता है। आपने लूट की बात की है, तो एक जो आंकड़ा सामने आता है कि जो हेयर कट फेस करना पड़ा है आईबीसी के प्रोसेस में जाने के बाद, एनसीएलटी में जाने के बाद जी। बैंकों को, नेशनलाइज बैंकों को, जी, करीबन 20 लाख करोड़ का है। इस पर क्या कहेंगे? इसके ऊपर ही मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी जल्दी में ही 2 दिन 3 दिन पहले ही, इसके पहले भी मैंने पत्र लिखे थे, और अभी भी मैंने वो लिख कर, ये मैंने 17 तारीख को पत्र दिया है यस यस प्रवर्तन निदेशालय को, यस, ईडी को। जिनके बारे में आप जानते होंगे कि आजकल बड़े सक्रिय रहते हैं, यस। एक काम करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। ये इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी डिपार्टमेंट को मैंने दिया, आईबीबीआई को। यस। ये पत्र मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया है। यस, आरबीआई को। ये पत्र मैंने सीबीआई को सुपुर्द किया है। ओके। यह पत्र मैंने एनसीएलटी को दिया है। एनसीएलटी को। जी। यह पत्र मैंने बांद्रा के पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई को दिया है। यह पत्र मैंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको भी, उन्हें दिया है। ये सीबीआई को भेजा गया है। यस। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी को यह पत्र मैंने दिया है। ओके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को भी मैंने ये पत्र दिया है। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को भी ये मैंने पत्र दिया है। पत्र का मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी मैंने पत्र दिया है। उद्देश्य क्या है? क्या क्या मांग है आपकी, जो आप इतने बड़े बड़े हमारे देश के प्रधानमंत्री को आपने पत्र लिखा है, गृह मंत्री को, ईडी को, सीबीआई को? क्या आपकी मांग, ये जो मैंने सवाल किया 20 लाख करोड़ करीबन जो हेयर कट फेस किया है नेशनलाइज बैंक, उसके संबंध में है? अब मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये देखिए कुछ बैंक्स के लिस्ट है, ये एचडीआईएल के प्रकरण से संबंधित है। अच्छा, ठीक है। अब इस पे आते हैं। अब ये कहानी यूं खड़ी होती है कि यदि आप एनसीएलटी की पूरी प्रक्रिया को देखेंगे, आईबीसी कोड 2016 की पूरी प्रक्रिया को देखेंगे, तो आपको देखने में आएगा आज तक 24 लाख करोड़ की संपत्तियां जो क्लेम्ड अमाउंट थे, 24 लाख करोड़ के क्लेम्ड अमाउंट थे, एडमिट किए गए थे, उन संपत्तियों को मात्र 3.5 लाख करोड़ रुपए में बाकी जो कंपनियां थीं उन सभी कंपनियों को हैंड ओवर कर दिया गया। अब इसमें मैं आपको कुछ और भी नाम बताना चाहता हूं। आपने नाम सुना होगा आलोक इंडस्ट्रीज़ का, बिल्कुल। आपने नाम सुना होगा वीडियोकॉन का, आपने नाम सुना होगा रुचि सोया का, जो हमारे रामदेव बाबा जी पतंजलि के माध्यम से चला रहे हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि 24 लाख करोड़ रुपए, ये 24 लाख करोड़ किसके थे? ये 24 लाख करोड़ आम जनता के थे। 24 लाख करोड़ की संपत्ति जो है 3.5 लाख करोड़ में यदि आप किसी को देते हो, तो मुझे आप बताओ, ऑपरेशनल क्रेडिटर जिनके पैसे अटके थे, क्या उनके पैसे उनको रिकवर हुए? क्या फाइनेंशियल क्रेडिटर जो थे उनके पैसे उनको मिले? यदि नहीं मिले तो ये 90% का जो हेयर कट हुआ है, 90% का, इसकी भरपाई कौन करेगा? अब आपने कहा कि मेरा पत्र लिखने का उद्देश्य क्या था? मेरा पत्र लिखने का उद्देश्य यह था कि मैं यह जानना चाहता हूं बैंक के सीएमडी से, मैं जानना चाहता हूं सभी बैंक के अधिकारियों से, मैं जानना चाहता हूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, मैं जानना चाहता हूं आदरणीय वित्त मंत्री जी से और हमारे सभी सम्मानित देश के बड़े नेताओं से, बड़े अधिकारियों से जांच कीजिए और बताइए कि यदि जो बैंकों के पैसे हेयर कट के माध्यम से मारे गए, ऑपरेशनल क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर, इनका तो छोड़ दीजिए, होम बायर्स का छोड़ दीजिए कुछ पल के लिए, ये जो पैसे आम आदमी के बैंकों में पड़े थे, बैंकों के पैसे जो दांव पे लगे थे, ये जो 90% हेयर कट हुआ, क्या बैंक ने उसको एनपीए में दिखाया है?
या नहीं, और यदि एनपीए में दिखाया है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसके एवज में उनके साथ में क्या किया है। अब इसमें एक और बड़ी बात है, हंसने वाली है, हंसोगे आप। ये मान लीजिए कि ये एक प्लॉट है, एचडीएल का प्रकरण, इसके लिए मैं आपके सामने उस पर ही चर्चा कर रहा हूं विशेष रूप से, और क्योंकि आपने उस पर सवाल पूछा था बिल्कुल कि राकेश वाधवान या कोई भी रियल इस्टेट वाला भागा क्यों नहीं। देखिए, इसमें उद्देश्य दो चीज़ें हैं एनसीएलटी में जाने के लिए। एनसीएलटी में कुछ लोग चतुराई की वजह से जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ना, वो ईमानदारी मेहनत से काम करना चाहते हैं। कुछ असमंजस, कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्माण हो जाती है कि थोड़ी देरी हो सकती है, और देरी होती है तो जो बैंकों ने पैसे दिए हैं, बैंक उस पर इंटरेस्ट लेता है। बिल्कुल। और रियल इस्टेट की विशेषता यह है कि कोई भी डेवलपर, मान लीजिए कि ये प्लॉट है, तो ये लैंड को खरीदने के लिए कभी कोई बैंक फाइनेंस नहीं करती। बिल्कुल, लैंड पे बिल्कुल फाइनेंस नहीं होता। आप डेवलप करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए फाइनेंस करते हो। अगर उसमें देरी होती है तो रेरा के माध्यम से भी कानून है, उसमें भी हमें दोषी ठहराया जाता है, हमें पेनल्टी लगाई जाती है। हमारे इन्वेस्टर्स जो पैसे दिए होते हैं, इन्वेस्टर्स के भी पैसे मुझे रिटर्न करने होते हैं, उस पर भी इंटरेस्ट मुझे लगता है। बैंक ने जो पैसे दिए हैं उनको भी मुझे इंटरेस्ट पे करना होता है। इसलिए आपने देखा होगा, नीरव मोदी भाग गए, विजय माल्या भाग गए, मेहुल चौकसी भाग गए। कारण क्या था पता है? इन्होंने अपने उद्योग और व्यापार को करने के लिए सरकार की तिजोरी से पैसे निकाल के ही सामान खरीदे, और उसकी कॉस्टिंग आज अभी ईडी, जब भी आपको याद होगा नीरव मोदी जब भागे थे, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, मरीन लाइन्स के और नरीमन पॉइंट में इनकी जो ज्वेलरी और संपत्तियां सीज की गई थी, जो इनके ऑर्नामेंट्स सीज किए गए थे, ईडी ने उसका वैल्यू क्या दिखाया था? ईडी ने उसका वैल्यू दिखाया था जो आज का मार्केट रेट है वो, जबकि वो आए कहाँ से, उसके कच्चे दाम क्या थे, उसमें क्या लगे। और ये तो वही बात हो गई, आपको मैं पैसे दूं, आप सामान को खरीदे, आप नहीं दे पाए, फिर आप भाग जाएं, मेरा पैसा तो आप ही लेके गए थे ना, आप भाग जाएं, और मैं 10 सामान यहाँ पे खड़े रख दूं। जैसा कि एक एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, मोबाइल 50,000 में लॉन्च होता है, धीरे धीरे नए नए वेरिएशन आने के बाद वो 20,000 में आ जाता है। तो इसका मतलब है उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या था? तो 50,000 बराबर। तो जो बॉक्स छप के आया है ना, जब ईडी जमा करती है ना, तो वो एमआरपी लिखती है। क्या आप रियल एस्टेट के साथ में ऐसा करते हो? यही कारण है, ईमानदारी और मेहनत से काम करने वाले रियल एस्टेट के व्यापारी जो वास्तव में जनता के बीच में रह के किफ़ायती दरों पर उनका काम करना चाहते हैं, वो संघर्ष से जूझते तो जरूर हैं, लड़ते जरूर हैं, भागते नहीं हैं। इसलिए नहीं भागे। देखिए, आप बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के संबंध में कई बार हमारी चर्चा हुई। बांद्रा में ही एक बहुत ही दुखद घटना हुई, बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या कर दी गई, गोली मारी गई। इस मामले में एसआरए का प्रकरण की भी एक बात चल रही है, इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, बाबा सिद्दीकी जी एक बड़े नेता थे, पूर्व मंत्री थे, और जिस तरह से सत्ता पक्ष में रहते हुए उनकी निर्मम हत्या गोलियों से भून के बांद्रा जैसे रिहायशी इलाके में कर दी जाती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इस बात को थोड़ा सा घुमा के और देखना होगा, समझना होगा। जो चर्चा में आपने भी सुना होगा कि एसआरए का प्रकरण आ रहा है, और वो एसआरए के प्रकरण में वो भी अब घूम के ना एचडीएल प्रकरण से ही जुड़ के आएगा। उसमें भी जो मैंने आपको थोड़ा समय पहले नाम लिया था कि सिस्टर पेरेंट कंपनी को अधिकार होता है कि आप हमारे साथ में रह के व्यापार कर सकते हैं, लेकिन ये अधिकार नहीं होता कि आप हमारी कंपनी को टेक ओवर कर लें। वो कहानी इस दस्तावेज में कैद है। ये है बुद्धापुर बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी रजिस्टर्ड होती है जिस जगह पे इनकी रजिस्ट्री है, वो रजिस्टर्ड एड्रेस है अडानी हाउस,
नियर मीठाखाली 6 रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात। लॉरेंस बिश्नोई का यूं ही साबरमती, गुजरात के साबरमती जेल से कनेक्शन नहीं आ रहा है, बहुत लंबी कहानी है। एसआरए का प्रकरण निश्चित तौर पर है, और यही नहीं, इसके पहले भी आपको पता होगा कई एसआरए के प्रकरण में मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस आज के सत्ता पक्ष में बैठे हुए कई विधायकों के ऊपर लग चुके हैं, उनकी उसमें गिरफ्तारी भी हो चुकी है, यह सत्य है। अब मैंने आपको वही बताया ना, एक इसके अंदर बहुत बड़ी चीज़ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तिहाड़ जेल, भटिंडा जेल और साबरमती जेल, इसमें जो बड़े पैमाने पे अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, जेल के जो अधिकारी होते हैं वो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। बिल्कुल। और अब आप समझ ही सकते हैं बॉलीवुड से रिकवरी कैसे हो, बिल्डर्स से रिकवरी कैसे हो। पहले तो 20 लाख करोड़ रुपया नोटबंदी करके डुबाया गया, फिर 20 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट में मैनिपुलेशन करके डुबाया गया, फिर 20 लाख करोड़ रुपया, 24 लाख करोड़ रुपया अभी आपके सामने आईबीसी 2016 की प्रक्रिया में डुबाया गया एनसीएलटी के माध्यम से। ये है सच्ची कहानी। अब जो बचे बचाए हैं उनको वॉशिंग मशीन से धो के अपने पास निकालना है, इसलिए सत्ता पक्ष जानबूझकर मेहनत से काम करने वाले लोगों को परेशान करने का काम करती है। और आपके माध्यम से मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इसमें मात्र सिर्फ बिल्डर दोषी नहीं है, या फिर इस प्रकार की बुद्धापुर बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां नहीं हैं, इसमें कई बड़े नेता, बैंकों के बड़े बड़े अधिकारी, क्योंकि अभी मैं वो आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए ना, अभी मान लीजिए ये 566 करोड़ का मामला है, बराबर। बैंक ऑफ इंडिया का इस प्रकरण में एचडीएल के ही 566 करोड़ का मामला है। अगर इसी की जगह ये क्या है, ये फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने क्लेम किए हैं, बराबर। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने यदि इसको क्लेम किए हैं 566 करोड़, बैंक किस कीमत पे 100 करोड़ में ये मामला सेटलमेंट कर सकती है? जबकि आम आदमी का जरा सा एक ईएमआई मिस हो जाता है, उस पे इंटरेस्ट लग जाता है, पेनाल्टी लग जाती है, ना जाने क्या क्या घर पे आने लगते हैं। यही सच्चाई है कि बैंक को भी इसका जवाब देना होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सिटी हेडलाइंस न्यूज़ के मैं अपील करना चाहता हूं कि इस मामले को खुली आंखों से लोगों को देखना चाहिए। राकेश वाधवान जी एक मोहरा है, इसके साथ साथ में आप स्टार बाज़ार से बिग बाज़ार, बिग बाज़ार से स्टार बाज़ार, पीरामल, उसके बाद रुचि सोया, ऐसे आलोक इंडस्ट्रीज़, वीडियोकॉन, सुपर बिल्टेक, ऐसे आप देखेंगे आपको हजारों की संख्या में लोग मिलेंगे जिनको प्रताड़ित करने का काम एनसीएलटी के माध्यम से किया जा रहा है। मैं अभी भी कहता हूं कि बिल्कुल मेरा ये मानना नहीं है कि आईबीसी 2016 लाने के पीछे सरकार की मंशा गलत थी, लेकिन सरकार के नाक के नीचे जो बैंक के बड़े बड़े अधिकारी हैं और जिस प्रकार से आरपी अपने जॉब रोल का गलत इस्तेमाल करके, जो अभी मैंने आपको बताया ना कि कमर्शियल विजडम का मिसयूज करना और सोच समझकर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करना, ये चतुराई भरा काम है। इसकी जांच होनी चाहिए और इस प्रकार से जो प्रताड़ना लोगों को दी जा रही है उस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए।